हम कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो आपका पहला टॉपिक है हम वही डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उससे थोड़ा बेसिक हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, वो भी आज़ादी के बाद, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था की नींव किसने डाली थी, ब्रिटिश लोगों ने डाली थी। इसलिए उनके टाइम पे क्या क्या कार्य किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा, पहले उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक तो वही था। तो शुरू करते हैं। लास्ट जो हमने कल पढ़ा था वो क्या था आपका, हंटर आयोग 1882, यहाँ तक हम बात कर चुके थे। जो आपका वुड डिस्पैच आया था उस पर समीक्षा, उस पर रिव्यू करने के लिए क्या गठन हुआ था, हंटर आयोग का, ठीक है। जिसने आपका हायर एजुकेशन या कॉलेज वाली एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा की क्या की थी, बात की थी। जिसके बाद आपका कौन सा विश्वविद्यालय खुला था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो हम यहाँ तक तो हम बात कर चुके थे। लेकिन 1882 के बाद भारत का जो आंदोलन बोल सकते हैं, या फिर भारतीय जीवन पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा था, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। अब बदलाव की शुरुआत कब होती है, 1857 तक क्या था, जितने भी लोग थे यहाँ पर हर कोई अपनी रियासत तक ही सीमित था। तो मतलब एक पूरे भारत की बात तो कहीं पे हो ही नहीं रही थी। तो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसी टाइम पे हुआ हमारा। उस स्वतंत्रता संग्राम में चाहे हम गुलाम ही बने उसके बाद, बट एक चीज़ हुई, हमारी एक विचारधारा नई शुरू हो गई कि भैया हम लोगों का शोषण हो रहा है। वहाँ पर एक हम लोग आ गए, यानी कि एक भारत की संकल्पना आ गई, ठीक है। तो तब, क्योंकि उससे पहले हर कोई हर क्षेत्र से बिलोंग कर रहा था, उसका जो भी अधिकार या जो भी मूल्य हैं वो अपने क्षेत्र तक ही हैं। एक देश के लिए कोई मूल्य है ही नहीं किसी के। तो उससे पहले जितनी भी सभाएं या लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जितनी भी संस्थाएं उठी, वो किसी स्पेशल चीज़ों से ही संबंधित थी। जमींदारों के लिए जमींदार आवाज़ उठा रहे, किसानों के लिए किसान आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत के नेतृत्व कोई कर सके ऐसा कोई था ही नहीं। और शिक्षा का स्तर कैसा था, बहुत ही लो था। और समाज में जब भी बदलाव लाना हो तो भैया शिक्षा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ भारत में होती है, 1885 में किसकी स्थापना हो जाती है, में किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या थी, एक संस्था थी। इससे पहले क्यों नहीं हुई, क्योंकि पूरे भारत की संकल्पना ही नहीं है। अब हो रही है, तो यानी कि अब ये पूरे भारत की आवाज़ उठा रही है। लेकिन जब आप शुरुआत करते हो किसी भी चीज़ की, आप बड़े उदारवादी रहते हो। जब आप पहली बार नौकरी लगोगे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे 3-4 साल जब आपको हो गए, ठीक है, तो कौन रिश्तेदार किसका रिश्तेदार, मेरे ही पैसे घुस रहे हैं। शुरुआत में तो है ना, ये वाली साड़ी दो, ये गिफ्ट दो, वो गिफ्ट दो। बाद में आते आते क्या हो जाता है, ना मेरा पैसा होगा ये। तो शुरू में बहुत, या फिर जब भी कोई भी नई चीज़ ले, तो आपने फ़ोन भी लिया हो नया, तो नए में क्या होता है, प्यार से रखना, प्यार से चार्ज करना। 1 साल बाद फ़ोन के क्या हाल होते हैं, दरारें पड़ी होंगी, उसमें फेंक रहे होंगे। अंतर होता है हर एक चीज़ में। ऐसी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके कैसे थे, उदारवादी लक्षण थे। उदारवादी मतलब समझ रहे हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, यानी कि बुजुर्ग लोग जैसा बोलते हैं। क्योंकि लड़ने मरने का काम तो युवा लोग करते हैं। जैसे अभी आपके अंदर बहुत जोश होगा, बोल के दिखा मुझे कुछ भी, लेकिन जो बुजुर्ग होगा, बेटा लड़ना नहीं है, ये नहीं करना है। तो अंतर आता है विचारधारा में। तो कांग्रेस की जो नई विचारधारा, जो पुरानी जो विचारधारा थी, वो उदारवादी थी। धीरे धीरे उसमें नए युवा लोग आ गए, और विवेकानंद जैसे लोग भारत में होने लगे, जिन्होंने शिक्षा का महत्व हमें बताया। यानी कि इसके बाद हमें भारतीय लोगों को किसका महत्व पता चलने लगा, शिक्षा का। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा शोषण हो रहा है। शोषण पता तभी तो चलेगा कि आपने पढ़ा है कि ये कानून है। अगर आपके साथ कोई वो रवैया अपना रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि भाई केरल में सबसे ज़्यादा रेप केसेस क्या होते हैं, दर्ज होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भैया वहाँ ज़्यादा रेप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह होते हैं। केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, इसलिए उनको अपने अधिकारों को पता है, इसलिए वो जाते हैं। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर
ये लगता है आपको कि दबा दिया जाता होगा उस मामले को, क्योंकि समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? शिक्षित नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो गए, आपको अपने अधिकारों का पता होगा, आपको लोग को जवाब देना आ जाएगा। ठीक है, तो यही बदलाव हुआ, विवेकानंद जैसे लोग भारत में होने लगे, शिक्षा का महत्व पता चलने लगा, तो यूथ के अंदर क्रिएटिविटी आ गई, नई सोच आ गई कि भैया हमें पढ़ना चाहिए, तभी तो हम हर चीज़ें कर पाएंगे। भाई हथियार का जवाब हथियार से दे पाएंगे, तो यहीं से शिक्षा शुरू हुई। तो कॉलेज खुल ही रहे थे, तो यहाँ के युवक लोगों ने या जो भी लड़कियाँ थी, इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो शुरू कर दिया तो पहले जो इक्का दुक्का लोग जो अपनी योजना वगैरह बनाते होंगे, शुरुआत में तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों को मारेंगे, लेकिन जब यूथ हैं, क्योंकि यूथ जोशीले होते हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ कहाँ रहे? कॉलेज में रह भी कॉलेज में रहे, सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है उन्हें। तो ऐसे में जो अब कॉलेज थे ना, कॉलेज उनके लिए क्या बन गए? गढ़ बन गए, अड्डे बन गए उनके लिए। इसी प्रकार से हुआ होगा ये सारी चीज़ें। तो कॉलेज जब उनके लिए क्या हो गए? गढ़ बन गए यहाँ पे। तो तब भारत का एक वाइसराय रहता है लॉर्ड कर्जन। भारत का वाइसराय कौन रहता है? लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन एक घोर नस्लवादी इंसान बोल सकते हो। नस्लवादी मतलब समझ रहे हो? जो कल मैंने बताया था आपको, वाइट बर्डन्स थ्योरी, खुद को श्रेष्ठ दिखाना, तुमको तो मैंने क्या किया है, तलवार के बल पे जीता है, या मतलब तुम लोग जूते की नोक पे रहने वाले लोग हैं, ऐसी सोच वाला व्यक्ति। दूसरा, सबसे कम उम्र का वाइसराय। जितने भी वाइसराय भारत में बने, उसमें सबसे कम उम्र का कौन है? ये है 39 वर्ष में ये क्या बन चुका था? वाइसराय बन चुका था। जाहिर सी बात है, जोशीला ज़्यादा है। वाइसराय बनने से पहले बहुत देशों का भ्रमण कर चुका है, यानी कि सारी जगह की सैनिक व्यवस्था भी देख चुका है, तो उसको सारी प्रक्रिया ढंग से पता है। मतलब आप अगर इस उम्र में हैं, आपको पता है कि भैया मैंने कॉलेज में क्या क्या किया, तो सामने वाला अगर कोई ड्रामे कर रहा है तो आप पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ आपने देखी है, ज़्यादा ढंग से देखी है। जो कॉलेज गए नहीं है वो थोड़ा समझेगा कि बेटा किस चीज़ के लिए पैसे मांग रहा है, फरवरी में पैसे मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, क्योंकि नॉर्मल होगा तो दे देगा, आपको पता होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने उन चीज़ों को देखा है, तो आप चीज़ों को आसानी से पकड़ लोगे। तो कर्जन भी वैसा ही व्यक्ति था। तो उसको लगने लगा कि जो ये कॉलेज हैं, ये कॉलेज क्या हो गए? अब क्रांतिकारियों के अड्डे बन गए हैं। इसलिए वो एक मीटिंग बुलाता है। कहाँ? 1901 में एक मीटिंग बुलाता है शिमला में। शिमला सम्मेलन होता है 1901 में। ठीक है, ये सम्मेलन किस चीज़ पे विचार करने के लिए था कि भैया अब क्या करें इन कॉलेजों का, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने भी कॉलेज खोल दिए थे। सरकार के अंडर में वो तो चलो, लेकिन जिनके खुद के हैं, तो कुल मिला के कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण करना था उन्हें। तो इसके लिए 1901 में कौन बुला रहा है मीटिंग? कर्जन बुला रहा है। कहाँ बुला रहा है? शिमला में। तो यहाँ पर सारे लोग, उसमें सरकारी लोग बुलाए, और यहाँ पर बहुत सारे प्रस्ताव क्या होते हैं? पारित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पे पारित होते हैं, और तब जाके आपका एक समिति या एक आयोग का गठन होता है, जिसका नाम था रेले आयोग, जिसको क्या कहा जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। उन्नीस 4। ठीक है, तो शिमला में जैसी बैठक होती है 1901 में, तो फिर एक समिति का गठन कर देते हैं। समिति का गठन, तो उस समिति का अध्यक्ष बना देते हैं किसको? थॉमस रेले को। इसलिए उनके नाम से इस आयोग का नाम क्या पड़ा? रेले आयोग पड़ा। और उनके साथ 2 व्यक्ति और थे उस समिति में। ठीक है, एक का नाम था गुरुदास बनर्जी, और दूसरे का नाम था सैयद हुसैन विल ग्रामी। तो एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने 1904 में जो रिपोर्ट दी, उसी रिपोर्ट को हमने कहा रेले आयोग या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, उद्देश्य क्या था और इसको गठन करने का कारण क्या था? तो इसमें जो बातें की थी, ज़्यादा बातें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ही बातें हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन या उच्च शिक्षा जिसको कहते हैं, ठीक है, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में आप किसको? शोध को भी ऐड कर दो।
सोच समझते हैं आप? पीएचडी वगैरह, इसको भी आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और इस हिसाब से ही उनका करिकुलम सेट करो आप। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, इस हिसाब से ही उनका पुस्तकालय बनाओ। अब शोध कराने के लिए भैया आप जब भी पीएचडी वगैरह करते हो किसी टीचर के अंडर में करते हो, तो टीचर ऐसा तो नहीं होगा कि जिसको ज़्यादा ज्ञान ना हो, तो शिक्षक भी कैसा होना चाहिए, योग्य। ठीक है, तो उस शिक्षा के साथ शोध की बात की, साथ में अच्छा पुस्तकालय, अच्छी प्रयोगशाला और अच्छा टीचर की बात की यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरी, इस शोध कार्य में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, इसलिए जो पीजी हो देसी लैंग्वेज में भी हो, यानी कि देसी भाषा में भी हो। ठीक है, इसके अलावा एक और बात इसमें की जाती है कि जो फेलोशिप दी जाती है, देखो फेलोशिप अलग है और एक शब्द हम और यूज़ करते हैं छात्रवृत्ति, वो अलग है। छात्रवृत्ति हो गई जो आपको पढ़ाई के साथ अन्य खर्चों के लिए यूज़फुल होती है, लेकिन जो आपको फेलोशिप दी जाती है, फेलोशिप होती है कि जो आपके कार्य में बाधा ना पहुंचाए, आपके कार्य को एक स्टेज तक लेके जाए। जैसे आप नेट वेट देते होंगे, नेट क्यों देते हैं, अच्छे नंबर क्यों लाना चाहते हैं, ताकि आप जब भी पीएचडी वगैरह करो तो आपको कुछ ना कुछ मिलते रहे, इसीलिए आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अब तो नेट मांगा, तो वो फेलोशिप वहाँ पे मिलती है। तो फेलोशिप मिल क्यों रही है, ताकि आपके शोध कार्य में कोई रुकावट ना आए। तो फेलोशिप और छात्रवृत्ति दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई कि पहले यहाँ पर 50 बच्चों को क्या दी जाती थी, फेलोशिप दी जाती थी, तो उन्होंने बोला कि इनकी क्या कर दो, नंबर बढ़ा दो, कितने कर दो, 100। लेकिन 100 बच्चे वो होंगे जिसको हम डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी। 100 बच्चे वो नहीं होंगे जिनके माइंड में क्रांतिकारी विचारधारा है। ठीक है, तो यहाँ पर फेलोशिप को 50 बच्चों से बढ़ाकर कितना कर दिया, 100। लेकिन ये सब तय कौन करेगी, सरकार करेगी। भैया जिन बच्चों को हम देना चाहेंगे उनको ही आपको फेलोशिप देनी पड़ेगी। तो आपके जो शिमला समझौते में जो प्रस्ताव थे उसके द्वारा एक समिति तो ये बनी जिसने ये बातें की। इसके अलावा कर्जन ने भी अपनी एक शिक्षा नीति दी। ठीक है, इसके अलावा कर्जन भी क्या करते हैं, अपनी एक शिक्षा नीति देते हैं। ठीक है, तो कर्जन की शिक्षा नीति भी कब आती है, 1904 में। जो कर्जन अपनी एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे हमें देते हैं वो क्या थी, 1904 में। और इन्होंने तीनों स्टेज की बात की थी, आपकी जो प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्शन की बात करते हैं, और आपके हायर एजुकेशन की भी इन्होंने बात की थी। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट था आपका प्राइमरी एजुकेशन। वहाँ पे इन्होंने एक नई पद्धति को इंट्रोड्यूस किया भारत में, जो अभी तक यूज़ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर ये तीनों एजुकेशन की बात करते हैं, आपके प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी और आपकी उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पे उन्होंने ये कहा कि पहले तो देखो सबसे टफ होता है बच्चों को पढ़ाना। बड़ों को तो आसानी से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप 5 साल तक के बच्चे को पढ़ा के दिखाओ। अगर आपने पढ़ाया होगा या अगर इनकेस कभी पढ़ाना पड़ जाए तो नानी याद दिला देते हैं वो। ठीक है ना, कभी गए हैं आप, इंट्रोड्यूस हुए हैं कभी इन छोटे बच्चों से? नहीं, शैतान के दूसरे रूप हैं वो। हमने पता नहीं क्यों उनको भगवान बोलना शुरू कर दिया, होते तो शैतान ही हैं वो। अब होता क्या है कि क्योंकि उनको ज्ञान कराना बड़ा मुश्किल है ना। आपको तो मैं बोल दूंगा कि भैया 10 बजे आ जाना, तो 10 आपको पता है, उनको 10 कैसे बताएंगे, उनको 1 कैसे बताएंगे? उनके लिए तो एक ये भी आम है और ये भी आम है, तो एक आम एक आम। उनको 2 आम बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भैया हम प्रतीक यूज़ करते हैं, बड़ी टफ लैंग्वेज होती है। तो उनको सिखाया कैसे जाए, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज की बात की, क्योंकि भैया छोटा बच्चा है, अभी अभी घर से आया है, तो लैंग्वेज ज़्यादा विचार किस भाषा में रखता होगा अपने, जो घर की लैंग्वेज होगी, देसी लैंग्वेज होगी। ठीक है, देसी का मतलब हो गया जो घर की लैंग्वेज, मदर टंग है उसकी। दूसरा, यहाँ पर जो टीचर पढ़ाएगा, आज के टाइम पे जो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी सेक्शन में जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए कोई कोर्स होता है? कौन सा कोर्स होता है? DLED। कितने साल का होता है? बस उसने यही बात की यहाँ पे। उसने DLED नहीं बोला था, ठीक है, बट उसने बोला कि इन बच्चों को जो टीचर पढ़ाएगा उनके लिए प्रशिक्षण हो, जो ट्रेनिंग हो, कितने साल की हो? 2 वर्ष की हो। ये समझ लें DLED की बात करने वाला पहला आदमी कौन था? कर्जन ही था, इसी ने बात की।
दूसरा, बच्चों को किस मैथ, अब जैसे मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ऐसी कहानी तो मैं बच्चों को सुना ही नहीं सकता, तो उनको किस तरीके से आपने देखोगे ना, आजकल एक अलग प्रकार के स्कूल प्रचलन में है, किडजी टाइप के, तो वहाँ पर जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको क्या कहते हैं, किंडरगार्टन तकनीक। तो किंडरगार्टन तकनीक को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, कर्जनी था। उसने बोला कि इन बच्चों को किंडरगार्टन तकनीक से पढ़ाया जाए। अब जो आपकी ये तकनीक है, इसका जो सबसे पहला प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, फ्रेडरिक फोबेल रहता है। 1837 में इसने इसको कहाँ यूज़ किया था, जर्मनी में। ठीक है, किंडरगार्टन तकनीक डायरेक्ट मतलब क्या हो गया आपका, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को क्या करना, सिखाना। किंडरगार्टन का मतलब बगीचा हो गया आपका, कि बच्चे अगर खेल कूद में सीखेंगे तो अपना स्वतंत्र विकास कर सकते हैं। जैसे पौधे के बगीचे, इसका मतलब होता है जैसे पौधे अलग अलग अपना विकास कर पाते हैं, वैसे बच्चे भी अपना विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस तकनीक को यूज़ करने वाला व्यक्ति कौन था, फ्रेडरिक फोबेल था। 1837 जर्मनी में इसने सबसे पहले इस तकनीक को यूज़ किया। धीरे धीरे ये इतनी फेमस टेक्निक हो गई कि ये पूरे यूरोप में फैल गई, और आज तक आते आते आपको हर जगह ये टेक्निक देखने को मिलेगी। तो प्राथमिक स्तर पर कर्जन ने ये बात की थी कि यहाँ पर क्या करना है, इनको लागू करना है। ठीक है, माध्यमिक स्तर जब लड़का जीवन का ज्ञान समझने लगता है, आज के टाइम पे बच्चे इस उम्र में काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, शायद जो हमने अपने स्कूल के बाद समझी हो, लेकिन वो बहुत तेज होते हैं। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम पे जो विचारधारा उनके मन में डाल दी गई, बच्चे फिर वहाँ से वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसने सबसे पहले क्या बोला, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा है, तो जितने भी यहाँ पे गैर सरकारी संस्थान हैं, जो गवर्नमेंट है वो तो अलग है, लेकिन जो प्राइवेट हैं वो भी सरकार की मान्यता से ही खुलेंगे, और जो हैं भी उसको भी सरकारी मान्यता चाहिए, सरकार के देख रेख में होगा। यानी कि गैर सरकारी स्कूलों पे क्या हो गया, सरकारी नियंत्रण हो गया। ठीक है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इसने बात की। दूसरा, इसने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की बात की। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक है, ऐसी शिक्षा जिससे वो अपना कुछ कमाई धमाई भी कर ले। तो यहाँ पर कर्जन किस लेवल पे बात कर रहा है, सेकेंडरी लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे बात कर रहा है कि भैया व्यावसायिक शिक्षा दो बच्चों को। बाकी उसने अनुदान की बात भी की, योग्य शिक्षक की बात भी की, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम यही लिखेंगे। और उच्च शिक्षा में जो उसने बात की, वो क्या बात की कि इसमें और अधिक क्या करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, इसको और अच्छा बनाओ, तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या था हमारे लिए, प्राथमिक शिक्षा। अब इसके बाद भारतीय राजनीति में फिर से बदलाव देखने को मिले। ठीक है, ये कब की बात हो रही, 1904 की बात होती है। अगर कर्जन रहता तो शायद ये चीज़ें और ढंग से यहाँ पर लागू हो जाती, लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोग गुस्सा इसलिए दिखाते हैं ताकि घर वाले हमारी बात मान जाएं, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, नहीं खाएंगे हम खाना, वो बोलते ठीक है मत ही खा लो, पूरी रात भूखे गुजारो। यही कर्जन के साथ भी हुआ। फौजी था, फौजी आदमी बोल सकते हैं, तो फौजी का थोड़ा माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है। उसने बोला भैया शासन भी फौजी के जैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जो करना चाहते हैं करने की आज़ादी दो। तो जो सरकार थी, सरकार ने बोला नहीं करेंगे। उसने बोला ठीक है लो मेरा इस्तीफा। सरकार ने बोला ला अपना इस्तीफा। तो भाई साहब वो क्या हुआ, जाना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चेंज, अर्थव्यवस्था कह रहा हूँ, यहाँ की राजनीति थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज क्या हो जाती है, क्योंकि 1905 से लोग थोड़े से जागरूक हो गए थे आज़ादी की मांग, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं। उस टाइम तक जो आज़ादी मांग रहे थे वो क्या था, स्वशासन था, होम रूल जिसको कहा जाता है। सुना होगा ना आपने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका कथन है ये, बाल गंगाधर तिलक का। तो स्वराज की मांग हो गई तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ा सा कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत लड़ाई होना शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि अब थोड़े से नए नए लड़के कांग्रेस में आना शुरू हो गए थे, जिनको क्या कहा गया, गरम दल कहा गया। पुराने वाले कैसे थे, कोई बात नहीं, मान रहे ठीक है, नहीं मान रहे तो भी ठीक है। लेकिन जो गरम दल आया, इसके बाद क्रांतिकारी आएंगे, उन्होंने बोला पूरे भारत छोड़ो। लेकिन जो ये गरम दल है ये कह रहे हैं कि हमें थोड़े अधिकार दो,
उसी को कहा गया स्वशासन। स्वशासन को मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं, होम रूल को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका अपना अपना घर होगा, घर पिताजी के नाम से है, मतलब मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिताजी के नाम से ही पहचाना जाता है घर की पहचान, जो बोर्ड लगा होगा श्री श्री ये नाम लिखा होगा। शादी वादी में जाएंगे तो न्योता किसके नाम से लिखाते हैं? शादियों में नहीं जाते हैं आप, जाते हैं शादियों में, न्योता किसके नाम से लिखाते हैं? अरे पिताजी के नाम से लिखाते हैं ना, मतलब मोटा मोटा हिसाब पिताजी का। तो लगता है कि पिताजी का बड़ा चलता है घर में, लेकिन घर में चलती किसकी है? इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, पर्दे कौन से लगेंगे, सोफ़ा कौन सा आएगा, बर्तन कब आएंगे, मेहमानों के लिए कौन से कप सेट, किसके हाथ में रहती है? मम्मी के हाथ में। लेकिन बाहर से दिख क्या रहा है? ये फलाने का लड़का है, पिताजी का नाम यूज होता है ना। यही होम रूल था। भारतीयों ने कहा क्या कि भैया अंदर अंदर हमें शासन करने दो, मोटा मोटा बता रहा हूँ, अंदर अंदर हमें शासन करने दो, बाहर से हम तुम्हारे गुलाम हैं, यानी कि कुछ विषय तुम रखो और कुछ विषय हमें दे दो जिन पे हम काम कर सके। यही होम रूल था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बात हुई। धीरे धीरे जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, यानी कि सिंपल समझिए विधान परिषद जो उनकी होती थी, उसमें थोड़े थोड़े भारतीय लोग भी जाने लगे। तो उन्हीं में से एक सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर रहते हैं, यानी कि विधान परिषद के एक सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब देखा कि भैया यहाँ पर अभी लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाए, जागरूक कैसे होंगे? अब आपके यहाँ खाने के लिए ही नहीं है, तो आपके लिए शिक्षा प्रायोरिटी होगी या पेट प्रायोरिटी होगा? जाहिर सी बात है। इसीलिए तो हमारे देश में लागू करना पड़ा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है हमारे पास। अनिवार्य शिक्षा है तभी तो उनको मिड डे मील दिया जा सकता है, ताकि जिस खाने के लिए भटक रहे हो वो यहीं मिले और इस चक्कर में वो पढ़े भी। यही बात करने वाले कौन थे व्यक्ति? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सबसे पहले किसकी बात की थी? अनिवार्य शिक्षा। समझे इस चीज़ को? तो देखिए, जब आप सदन में जाते हैं, आपने कभी देखा होगा लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे कई लोग अपनी बात रखते हैं। वो होता है अपना प्रस्ताव रखना कि भैया मेरा मानना यह है, आप लोगों की क्या राय है, अच्छा लगता है तो इसको कानून बना लो। तो सबसे पहले इसको लिखिएगा गोखले प्रस्ताव 1911। गोखले प्रस्ताव 1911, ठीक है। जब गोखले विधेयक रख लो, दोनों चीज़ें लिख लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। 1910 में इसी काउंसिल में गोपाल कृष्ण गोखले अपनी ये बात रखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्शन है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा रखो। जैसे आज भी ना 6 से 14 वर्ष के लिए, तो उस टाइम पे कम एज थी, बट उन्होंने बोला कि इनके लिए अनिवार्य शिक्षा रखिए, ठीक है। तो बाकी तो उसमें ज़्यादा मेंबर कौन होंगे? ब्रिटिश ही होंगे। तो उन लोगों ने उनकी बात को वैसे ही सुना और वैसा ही रिस्पॉन्स दिया जैसे तुम लोग मुझे अभी दे रहे हो। नो रिस्पॉन्स नो, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बोल के दिखा, जो बोलना है बोल, हम तो देखेंगे बोल कितना सकता है। जो मेरे साथ हो रहा है वही उस दिन गोपाल कृष्ण गोखले के साथ हुआ था, ठीक है ना। तो उसको बहुत बुरा, मुझे नहीं लगता, उसको लगा बुरा। तो उसने बोला तुम मानने वाले नहीं हो, मैं भी नहीं मानूंगा। तो अगली बार उसने सीधा विधेयक ही रखा, बिल्कुल प्रॉपर लिख के, फॉर्मेट लिख के लिख रखा। तो इसलिए 1910 में नहीं, 1911 में उन्होंने फॉर्मेट रखा। एक साल पहले क्या रखी थी? बात रखी थी, तो फॉर्मेट रखा। और उस फॉर्मेट में बात क्या की उन्होंने? अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। कब से कब तक? 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी इन्होंने अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। वही देसी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें इसमें थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है अनिवार्य शिक्षा की बात करने वाले कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रखते हैं। और बाकी इसके बाद कि जब अगर आप अनिवार्य शिक्षा लागू कर, देखो अभी तो विधेयक रख रहा है, विधेयक जब पूरा पास हो जाता है तब वो कानून बनता है। तो अभी पास थोड़ा ना हुआ है, वही इग्नोरेंस, जैसे मैंने बताया आपको,
तो वही उसको मिल भी रहा था। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसके बाद उसने बोला कि जो हम शिक्षा अनिवार्य शिक्षा इनको देंगे, फिर उसका हर साल रिव्यू भी करो, प्रगति भी देखो कि इनको अनिवार्य शिक्षा देने से क्या क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, नो रिस्पॉन्स। और इन्हीं के इस प्रस्ताव पे अपनी एक सरकार में रख रहे थे ना, ये भी तो सरकार के हिस्सा थे, तो सरकार ने फिर क्या किया, अपनी नीति रखी। तो इसके बाद क्या, ये आपकी शिक्षा पर सरकारी नीति, ठीक है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी आती है शिक्षा पर सरकारी नीति 1913। देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें एक तरीके से उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का क्या कर दिया, जवाब दे दिया कि अनिवार्य शिक्षा हम तो देंगे नहीं भैया, कौन इतना मुंडारा ले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य शिक्षा के लिए हम नहीं कर सकते, और शिक्षा के लिए प्रयास ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें उन्होंने क्या कहा कि भैया उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट समझते हैं ना आप, कल भी बात हुई थी, स्थानीय सरकार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये समझो। तो लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर क्या बात करते हैं ये कि भाई हम कहेंगे लोकल गवर्नमेंट से कि जो निर्धन लोग हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और जो आपके बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी समझ लीजिए आप, इनके शिक्षा के लिए प्रयास कीजिए। तो ये बात उन्होंने इसमें कर दी, ठीक है। तो यही आपकी सरकारी नीति रहती है 1913 की। तो ये बात यहाँ पे हो गई। इसके बाद तो पता है ही पूरा विश्व बिजी हो गया था, क्योंकि क्या शुरू हो गया था, विश्व युद्ध। अभी तक भी हमारा थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिलेशन था अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि दुश्मनों को पता विपदा में चलता है, खुशी में नहीं। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों का साथ लेने के लिए बोला कि तुम जो चाहो, स्वशासन मांग रहे हो दे देंगे, बस युद्ध में हमारा साथ दो। भारतीयों ने भी दिया, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, उल्टा ही हुआ, रोले टक्ट आया, ये सारी चीज़ें आई। तो युद्ध के पहले दूसरे साल में ही भारतीयों को क्लियर हो गया कि ये लोग हमें कुछ देने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सीधा ये हो गया कि पहले उदारवादी लोग, जो उनका ये पॉलिसी थी, लेटर पॉलिसी, माफ़ीनामा या प्रार्थना पत्र लिख दो। गर्म वालों का था कि भैया तुम भी तू करो, मैं भी तू मैं करूँगा, पर ज़्यादा नहीं। इसके बाद नए युवक आ गए, क्रांतिकारी, तुम मेरे को बोल के दिखाओ, मैं तुम्हें गोली मारूंगा। क्रांतिकारी कौन होंगे, जितने भी आप क्रांतिकारी पढ़ रहे हो, बुजुर्ग था कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी बात करते हैं। सारे लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तो थे, तो इसलिए यूनिवर्सिटी अब और क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। अब ये लड़के बम बनाना सीखने के लिए रूस, फ्रांस जैसे देशों में जाने लगे। तो इसके बाद बहुत सारी घटनाएं इतिहास में होने लगी जब बम फोड़ने लगे ये सारे लोग। अब ये टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अंग्रेज़ जो सबसे पहले आए थे, कहाँ आए थे, बंगाल में आए थे। बंगाल उनका गढ़ था, अंग्रेज़ पढ़े लिखे थे। तो कहते हैं ना कि दिल्ली का जो गंवार भी होगा वो गाँव का सियाना होता है, कहते हैं, क्योंकि वो आप जहाँ रहोगे वैसे तो सीखोगे। तो हम कहते हैं कि कलकत्ता या बंगाल के लोग थोड़े एडवांस हैं अपने आप में, इसलिए हैं कि भैया अंग्रेज़ बहुत पहले वहाँ आ चुके थे। हमने शिक्षा का मतलब सीखा कब, बहुत बाद में, आज़ादी के बाद ही तो सीखे हम ये सारी चीज़ें। तो ब्रिटिश लोग आए कहाँ, बंगाल में आए, इसलिए। और बंगाल आज का बंगाल नहीं है, उस टाइम का बंगाल है जब बांग्लादेश भी उसमें है। और कॉलेज एक, कलकत्ता का कॉलेज। अब कलकत्ता के उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि 12वीं अलग, ग्रेजुएशन अलग, 12वीं और ग्रेजुएशन एक ही साथ था। तो इतनी भीड़ हो गई उस कॉलेज में कि अब आफत आ गई कि यहाँ संभाले कैसे। फिर लड़कियों को भी प्रोत्साहन मिला पढ़ने लिखने का। फिर जब लड़कियाँ आई तो फिर तब लड़के तो और ज़्यादा आ गए। तो समझ सकते हो कि वहाँ इतनी भीड़ हो गई, मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया। तो जो कलकत्ता कॉलेज की ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया आयोग बनता है जिसको कहा गया सैडलर आयोग। समझ गए सैडलर आयोग का गठन क्यों हो रहा है? ढाका विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये।
सॉरी ढाका नहीं, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैडलर आयोग का गठन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई, ये समझिए कि उस टाइम पे पूरा बांग्लादेश भी कहाँ है, बंगाल में ही है। आज के टाइम पे बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि भैया एक और कॉलेज खोला जाए ताकि उधर के लोग, यानी कि आज के टाइम के बांग्लादेश के लोग, उनके लिए वहाँ कॉलेज हो। तो मतलब कहाँ पर बात की, ढाका में। इसमें बात की ढाका में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। अब भाई जितने लोग इस देहरादून में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, बहुत लोग आते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके गांव में स्कूल नहीं है या उनके शहर में स्कूल नहीं है। देहरादून आने का कारण क्या है, नो रिस्पॉन्स है। अरे अच्छा है शिक्षा, भाई वही किताबें यहाँ चल रही है, वही किताबें वहाँ चल रही, बस अच्छा है। बच्चा अच्छे कपड़ों में जाता है, टाई टोई पहनता है, वहाँ तो क्या है कि झगड़ा फटा है, पैंट फटी है, सब चल रहा है गांव में। मतलब वो शिक्षा के साथ बहुत सारी चीज़ें देखेगा, एडवांस चीज़ें देखेगा। बंगाल अपने आप में डेवलप, कलकत्ता अपने आप में डेवलप। तो ढाका में बच्चों को रोका कैसे जाए, तो इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के साथ साथ हॉस्टल भी बनाओ भैया उन्हें, और छात्रवृत्ति भी दो ताकि रुके वहाँ। समझ गए क्यों हो रहा है ये। दूसरा जो इंटरमीडिएट है, दूसरी बात की जो इंटरमीडिएट है इसको कॉलेज से अलग किया जाए। पहले 12th और कॉलेज एक साथ था, तो इंटरमीडिएट क्या किया जाए, अलग किया जाए। ठीक है, और जो आपका ग्रेजुएशन है, स्नातक जो डिग्री है, इस कोर्स को सिर्फ 3 साल का रखा जाए। ठीक है, 12वीं हटाओ आप इसमें से, ये बात यहाँ पे करते हैं। दूसरा जो कॉलेज के अंदर के काम हैं उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाए, एक कार्यकारी समिति बनाई जाए जो कॉलेज के अंदर के मामलों का निपटारा करे, बार बार बिल्कुल हम पे बात ना आए। तो दूसरा कि भाई पहले तो सारे आ गए क्लास में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम्हें साइंस पढ़नी है तो साइंस डिपार्टमेंट में जाओ, आर्ट पढ़नी है आर्ट डिपार्टमेंट में जाओ, कॉमर्स पढ़नी है कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो आपने देखा होगा लिखा रहता ना संकाय, तो यहाँ पर क्या किया गया, सारे संकायों को अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया संकायों को। ठीक है, संकायों को क्या किया गया, सेपरेट किया गया। और उन बच्चों को संभालने के लिए अब और योग्य शिक्षक लाए जाएंगे। इसके लिए जो टीचर हैं उनका ढंग से इंटरव्यू लिया जाए, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाओ जो टीचरों की क्या कर सके, नियुक्ति कर सके। तो ये सारी बातें हमारे किस में की गई थी, सैडलर आयोग में की गई थी। ठीक है, इसके बाद एक आयोग का गठन यहाँ पे हो जाता है, लेकिन उसकी बात हम करेंगे थोड़ी सी आगे पे, क्योंकि वो बंद भी हो गया था। ठीक है, CABE सेंट्रल अथॉरिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कब खुला, कब बंद हुआ, फिर कब से शुरू हुआ, किसने शुरू करवाया। इसके बाद यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल गई। सैडलर आयोग के बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हो गया था भारत में। पूरा भारत उसी में व्यस्त था, पढ़ेगा कौन, तो सारे लोग उसी में व्यस्त थे। दूसरा, अब तक भारत में आगमन हो चुका था भारत के राष्ट्रपिता का, कौन, गांधी जी का आगमन हो चुका था। अब गांधी जी की विचारधारा बहुत अलग थी। उनका सीधा एक ही लक्ष्य था कि सामाजिक उत्थान करना है, तो शिक्षा उसका क्या है, स्तंभ है। शिक्षा बड़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, शिक्षा ऐसी जो जीवन से रिलेटेड हो, मतलब आपको अपने जीवन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसी की शिक्षा लो। अगर आपको जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको पढ़ के फ़ायदा क्या। तो गांधी जी का कहने का मतलब ये था, यानी कि जो भी शिक्षा लो वो जीवन के लिए उपयोगी हो, ये बात रख रहे हैं कौन, गांधी जी। और दूसरा, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो गांधी जी का प्रभाव कितना भारत में था वो आप सबको पता होगा, क्योंकि विचारों में बड़े खतरनाक इंसान वो व्यक्ति थे और उनके पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे रहते हैं। तो अब ब्रिटिश ने सोचा कि भैया अब यही कर रहे हैं, भैया हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए एक समिति का गठन होता है, हार्टोग समिति, हार्टोग कमेटी 1929।
ठीक है। हार्टोग कमेटी 1929 में गठित हो जाती है। अब इसमें क्या बात होती है, वही अभी तक जो अनिवार्य शिक्षा और प्राथमिक स्तर पर काम करने की बात कर रहे थे, वो काम तो हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने बोला भैया कोई काम नहीं हुआ, इसलिए जो आपका बेसिक लेवल पे जो भी संरचना बनी है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो पूरा गड़बड़ है, तो इसको ढंग से शुरू किया जाए। तो प्राथमिक स्तर पे तो पूरा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इन्होंने कहा, ठीक है। प्राथमिक स्तर को तो ये निपटा दिया उन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपका माध्यमिक सेकेंडरी लेवल है और हायर लेवल है, ठीक है, यहाँ पर हायर लेवल पे तो व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा जो कल नहीं आए थे वो समझ लो सीधा ये बीटेक MBA वगैरह, जिसके बाद आप जॉब के लिए जा रहे हो, आप किसी एक चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो उसकी बात इन्होंने यहाँ पे की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वही जो गांधी जी वाली कि शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन गिवन हो, दी जाए इनको, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर है। भैया पढ़ा आपने बहुत कुछ लिया, सब्जेक्ट एक भी तैयार नहीं है, यूज़फुल एक भी नहीं है, तो वो दो जिससे गुणों का आविष्कार हो, क्वालिटी हो उस एजुकेशन में। तो यहाँ पर जो मेन बात हो रही है किस पे हो रही है, गुणात्मक शिक्षा पर बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन पे बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन पे ये क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक। दूसरा कि भैया क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए टीचर भी तो अच्छे चाहिए, इसलिए उनके वेतन अच्छा हो, अच्छा वेतन टीचर को दिया जाए, ठीक है। तो ये बात आप किस में होती है, आपके हार्टोग समिति में होती है, क्वालिटी एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था। दूसरी इन्होंने क्या कहा कि जो एक संस्था है CABE, इसका क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। हार्टोग समिति ने ही सुझाव दिया क्या कि CABE का क्या किया जाए, पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब समझते हैं, शब्द तब यूज होगा जैसे हम आरंभ प्रारंभ कहते हैं, तो आरंभ मतलब जो पहली बार शुरू हो रहा है, और प्रारंभ मतलब जो कभी शुरू था बीच में बंद हो गया और हम फिर से क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हो, प्रारंभ। तो पुनर्गठन मतलब जो शुरू हुआ था कभी, बंद हो गया था और फिर से उसका गठन किया गया। तो CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसका जो गठन था, देखो इसका काम क्या था, शिक्षा स्तर पर अपने सुझाव देना, ठीक है। तो इसका जो गठन होता है, इसका जो गठन होता है CABE का, सबसे पहले गठन हुआ था 1920 में, ठीक है। लेकिन 1923 में इसको बंद कर दिया गया, आर्थिक कारणों के चलते। आर्थिक कारण मतलब भैया उस टाइम पे तो आपने सुना होगा भैया, रेल विभाग, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भैया हम तो वैसे ही काम कर रहे हैं, अब एक सलाह लेने के लिए भी कुछ एक इतना बड़ा बोर्ड बनाएं और उसको पैसे भी दें, तो हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो कुल मिला के पैसे बाहर लेके जाने थे, उससे तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला भैया इसको बंद करो, इसलिए 1923 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। दोबारा हार्टोग समिति की ही सिफारिश पे 1935 में इसको खोला गया था। दोबारा खोला जाता है कब, 1935 में। जो हार्टोग समिति आती है इसी ने ही सिफारिश की थी। ठीक है, तो जब आपका 1935 में CABE का दोबारा से पुनर्गठन होता है, तो हार्टोग समिति क्या थी भैया, उसने तो सुझाव देना था, तो इसने क्या किया फिर CABE ने, उसने फिर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सारे स्तरों पर अपनी क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। अब उस रिपोर्ट को देखेगा कौन, क्योंकि अब तक भारतीयों का स्तर थोड़ा सा अलग हो चुका है, कहाँ साथ दे रहे हैं, तो अब इस पर कौन अपना सुझाव देगा, तो इसके लिए हमें चाहिए, देखो रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है, ये एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं 1936 में, 35 में तो गठन हो रहा है, 36 में ये रिपोर्ट एक तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट को जांचेगा कौन, रिव्यू कौन करेगा, उन्होंने बोला इसके लिए बड़े बड़े शिक्षाविदों को ही बुलाना पड़ेगा। और कहाँ से बुलाओ, अपने ही देश से बुलाओ। तो इन्होंने 2 लोगों को वहाँ से बुलाया, उन 2 लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा और फिर अपना एक सुझाव दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, वुड एबॉट रिपोर्ट 1937। तो एक्चुअल में ये क्या था
जो हार्टोग समिति और आपका CABA के सुझाव थे उसी को इसने क्या किया, रिव्यू किया था। बाकी कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं किया इसने, बस रिव्यू करने का काम था। तो आप इसमें बस क्या याद रखोगे, टाइम पीरियड याद रखोगे कब ये हुआ था। ठीक है, दोनों के दोनों लोग इंग्लैंड से ही यहाँ पे बुलाए थे। इतना क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? अब देखिए 1937 का जो टाइम है, पहली बार प्रांतीय स्तर पर क्या हो रहे हैं, भारत में चुनाव हो रहे हैं। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ क्या हुए, चुनाव हुए। तो 11 राज्य थे उनके अंडर में, 11 राज्य में चुनाव होते हैं, उनमें से 8 राज्यों में किसकी सरकार बन जाती है, कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस की जब सरकार बनती है तो जो विकास के लिए वो 14 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब कांग्रेस में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था वो आप लोगों को जानकारी होगी, इम्पोर्टेंट रोल था उनका। तो उन 14 जो उन्होंने लक्ष्य बनाए थे, उन 14 लक्ष्यों में से शिक्षा भी एक क्या था, महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो इसी बीच गांधी जी एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, हरिजन। जिस शब्द का प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया था ना, हरिजन, सम्मान देने के लिए। तो हरिजन पत्रिका एक वो निकालते थे। इन्होंने शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव अपनी इस पत्रिका में दिए, शिक्षा से संबंधित कुछ सुझाव कि शिक्षा कैसी हो। वो सुझाव देने वाले कौन रहते हैं, गांधी जी रहते हैं। इसके बाद एक सम्मेलन होता है शिक्षा स्तर पर। ठीक है, सारे कांग्रेसी थे, लोग थे, सारे भारतीय ही लोग इसमें थे। तो एक सम्मेलन होता है शिक्षाविदों का, सारे ही लोग उसमें आए रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो कांग्रेस में लोग हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्धा योजना या वर्धा सम्मेलन या वर्धा प्लान। ठीक है, कब हुआ था ये, 22-23 अक्टूबर 1937। तो देखो अपनी हरिजन पत्रिका में तो कुछ सुझाव वो दे ही चुके थे। तो जब ये आपका ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के लास्ट दिन यानी कि 23 तारीख को गांधी जी मंच पर चढ़ते हैं और वहाँ पर जो शिक्षा संबंधी जितनी भी बातें उन्होंने अपनी इस पत्रिका में लिखी थी वो सारी बातें वहाँ पे बोलते हैं, जिसको कहा जाता था कि भाई कांग्रेस अपना प्रस्ताव रख रही है। वैसे गांधी जी ने भी अपनी जितनी बातें रखी वो सारा प्रस्ताव हो गया। बाद में उन्होंने जब ये सम्मेलन हो गया तो इस सम्मेलन के बाद बोला कि जो जो चीज़ें बोली हैं इसके आधार पर एक प्रारूप तैयार करो, एक ड्राफ्ट तैयार करो इसके आधार पे। तो उस ड्राफ्ट को तैयार करने वाला व्यक्ति रहता है कौन, जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन कभी बन गया कि वर्धा योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। ठीक है, लेकिन कब किया था, इस सम्मेलन के बाद जब गांधी जी के निर्देश पर समिति आयोजित होती है और उस समिति का अध्यक्ष इनको बना देते हैं और ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसमें गांधी जी ने क्या बात की, गांधी जी ने सबसे पहले तो यह कहा शिक्षा ऐसी हो, ठीक है, जिसका जीवन में उपयोग हो सके, यानी कि जीवन उपयोगी शिक्षा की बात कर रहे हैं गांधी जी। ठीक है, दूसरा मातृभाषा में हो, ये तो हर कोई कह रहा था। तो ये दो चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हो गई। कि तीसरा ये कहा कि भैया सब्जेक्ट जैसे आप सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, इसके साथ कृषि, हैंडीक्राफ्ट वाले सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट भी उनमें ऐड किए जाएं, क्योंकि भैया भारत कृषि प्रधान देश है। उनको अपना एक शिक्षा के साथ ये चीज़ें सीखेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा काम कर पाएंगे। इन सब्जेक्टों को पाठ्यक्रम में डालने के लिए इन्होंने कहा था। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट चीज़ इन्होंने क्या कहा कि भैया जो शिक्षा हो क्रियात्मक और सह संबंध विधि से संपन्न हो। शिक्षा को देने के लिए जो आपका फंडामेंटल मेथड और कोरिलेटिव मेथड यूज किया जाए। ठीक है, अब देखिए क्रियात्मक मेथड क्या होता है, आपने देखा होगा। वैसे तो आपको आज का जो युग है बड़ा अच्छा युग है बोल सकते हैं, हर कोई अकेले बैठा ही रहता है, कहीं भी जाएंगे फ़ोन है उनके पास। पहले का युग जब आपका बचपन रहा होगा तो शायद आपको मार मार के घर लाया होगा, टाइम पे घर नहीं आता है, अलग चीज़ें हैं। तो क्रियात्मक क्या होता है, भैया एक काम जो आप खुद से कर रहे हैं, एक काम आप जो सहयोग से कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि स्कूल में फिर आपकी प्रयोगशाला बना दी जाती है जिसमें आपका बिल्कुल ग्रुप लेके जाया जाता है, ताकि एक शोध को 3-4 लोग कर सकें, एक प्रैक्टिकल को 3-4 लोग कर सकें, साथ ही साथ टीचर का भी उसमें पार्टिसिपेट हो।
भाई टीचर ही आपके उसमें नहीं जाएगा तो टाइम टाइम पे आपको गाइडेंस कैसे देगा। और बहुत सारे लोग जब मिल के किसी काम को करेंगे, काम अच्छा भी होगा, रिलेशन बॉन्डिंग भी होगी, इसी को कहते हैं क्रियात्मक विधि। ठीक है। और सह संबंध विधि, सह संबंध मतलब जैसा वो कहते हैं ना, जैसे आप वैसा ही व्यवहार, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही मेथड। अब सब्जेक्ट भैया मैथ है, मैथ को पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, साइंस को पढ़ाने का तरीका, हर सब्जेक्ट को एक जैसा तो नहीं पढ़ा सकते हैं हम भैया। मान लीजिए इतिहास है, उसमें तो व्याख्यान ही चलेंगे, लेकिन साइंस है उसमें तो प्रैक्टिकल चलेंगे। दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, उसमें तो एग्जाम्पल चलेंगे। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, उसी को कहते हैं सह संबंध विधि। जैसे जिस भी चीज़ की आप शिक्षा दे रहे हो उसी आधार पर ही उनको क्या किया जाए, बात उनसे की जाए, उसी आधार पर उनको शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने शिक्षा के लिए कौन सी विधि अपनाने को कहा, क्रियात्मक और सह संबंध विधि। इतना क्लियर है। ये बात यहाँ पर क्या करते हैं गांधी जी, लेकिन उस टाइम पे सरकार तो किसी और ही की है। दूसरा, इसके बाद तो चीज़ें बहुत अलग होती रही, आंदोलन होते रहे आपके अलग अलग, अगस्त आंदोलन। अब यहाँ पर इसके बाद जो आपकी संस्था रहती है CABE, ठीक है, भूल तो नहीं गई CABE को, हाँ भूलना मत है। CABE ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करती है। ठीक है, CABE एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करती है और उस नीति तैयार करने के लिए एक समिति बनाती है, कमेटी बना देती है यहाँ पे, और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, सार्जेंट को। इसलिए इसको क्या कहा गया, सार्जेंट प्लान या सार्जेंट योजना 1944। ये सार्जेंट थे कौन, ये CABE के एक सदस्य, यानी कि सरकार के एक सलाहकार थे। एडवाइज़र होते हैं ना, जो शिक्षा स्तर पर सलाह देते हैं। तो सार्जेंट प्लान, सार्जेंट योजना, याद रखिएगा 1944। अब देखिए ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहा है, एक शिक्षा समिति या शिक्षा नीति बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे राष्ट्र के स्तर पर, यानी कि इसने हर एक सेगमेंट पे ही अपना तर्क दिया होगा। तो इन्होंने हर एक सेगमेंट पे ही अपना तर्क दिया। तो सबसे पहले कहा प्राथमिक, लेकिन प्राथमिक को भी दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक होता है आपका प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक, जैसे आपने सुना होगा ना LKG, UKG, नर्सरी, ये आपका फर्स्ट क्लास से पहले ही शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, कम से कम 3 से 6 वर्ष तक होनी चाहिए। 3 से 6 वर्ष का मतलब अगर कोई 3 साल में एडमिशन ले रहा है तो 6 साल तक वो आपका क्या करे, इसी में रहे, LKG, UKG, नर्सरी। यानी कि पूर्व प्राइमरी शिक्षा कितने साल की होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन, यानी कि प्राइमरी फर्स्ट क्लास में एडमिशन कौन सी साल में लेगा, 6 साल में ही लेगा। तो फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन हो कब हो, 6 वर्ष की आयु पे हो। ठीक है, और उसकी जो ये प्राइमरी एजुकेशन है 6 से लेकर 11 वर्ष तक चले। प्राइमरी एजुकेशन 6 से लेके कब तक चले, आपके 11 वर्ष तक चले। ठीक है, इसके बाद आए वो किस पे, माध्यमिक शिक्षा। अब देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस की। उन्होंने सीधा कहा इंटरमीडिएट को हटा दो, अबोल्यूशन कर दिया, उसका उन्मूलन कर दिया, यानी कि उसको मर्ज कर दिया हाई स्कूल में, यानी कि हाई स्कूल तक। ठीक है, और हाई स्कूली शिक्षा 11 से 17 वर्ष, 6 साल तक ये चले, इसमें आपका पूरा मर्ज है। और हाई स्कूल में जो शिक्षा दी जाए तो हाई स्कूल की शिक्षा को 2 भागों में भी उन्होंने बांट दिया। हाई स्कूल की शिक्षा को भी 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। एक आपका क्या हो गया, साहित्यिक शिक्षा, और एक आपका तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा 12वीं तो हटा ही दिया है, यहाँ तक कि भाई इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ जो सेलेक्टेड लोग होंगे वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, यानी कि कॉलेज करेंगे। तो इन्होंने फिर कॉलेज के लिए जो बात किया, उच्च शिक्षा की बात की, कॉलेज की जो ये बात कर रहे हैं, तो कॉलेज का जो डिग्री जो है, डिग्री कितने सालों की हो, डिग्री कोर्स कितने सालों का हो,
3 वर्ष का। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 12वीं हटा दे रहे हैं हाई स्कूल, लेकिन हाई स्कूल को उन्होंने थोड़ा वैरायटी के साथ प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। और इसके साथ साथ कॉलेज जो हो 3 साल का हो। दूसरा, बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ उनके लिए हॉस्टल बनाए जाए, साथ में उनको छात्रवृत्ति भी दी जाए। और इन सारी चीज़ों के संचालन के लिए एक अनुदान समिति, जैसे आज के टाइम पे ना यूजीसी, वो तो बहुत बाद में गठित हुई आज़ादी के बाद, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया था कि एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाए। ये सुझाव इन्होंने दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? सार्जेंट प्लान में कर रहे हैं। कब का ये प्लान है? 1944 का ये प्लान रहता है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। कल से आपका आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है वो सारी चीज़ें शुरू होगी। यानी कल जो आपका शुरू होगा वो यही शुरू होगा कि भैया पहले तो क्या क्या प्रावधान शिक्षा के लिए हमारे संविधान में किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आयोग वगैरह तो बहुत बाद की बात है, वो बाद में शुरू होंगी। ठीक है, आज इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? नो रिस्पॉन्स? किसी? हाँ,